हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिसर्च के अंतर्गत प्रसामान्य वक्र या एनपीसी, जिसको नॉन प्रोबेबल कर्व भी बोलते हैं। तो रिसर्च में इसकी क्या महत्ता है, क्या महत्व है, क्या योगदान है, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन जो भी मित्र हमारे पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे सारे वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक है SSTYA। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रसामान्य वक्र क्या है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताया गया है कि प्रसामान्य वक्र वह वक्र है, प्रसामान्य वक्र वह वक्र है जिसमें बहुत सारे केसेज मापनी के मध्य में, ठीक है, जिसमें बहुत सारे केसेस क्या होते हैं, मापनी के मध्य में आते हैं। बहुत कम केसेस मापनी के ऊपरी और निचली छोर पर आते हैं। ठीक है, तो ये मापनी क्या है, केसेस क्या हैं, बहुत कम केसेस, ऊपरी छोर कौन सा कहलाएगा, निचला छोर कौन सा होगा, और मध्य में कैसे इसके जो केसेस हैं आएंगे। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, ज़रा चित्र के माध्यम से ज़रा समझ लेंगे एक बार तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये चित्र है इसका एनपीसी का। इसमें से जो एनपीसी है, देखा होगा आपने कि इसमें से जो ये इसका आधार बिंदु है, ये इसकी आधार रेखा है, और इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार है। ठीक, ये इस प्रकार से आकृति है, इसके सारे केसेस बीच में स्थित है, मध्य में। ठीक है, इसके सारे केसेस, मोस्टली केसेस किस में है, मध्य में है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि इसके अधिकतर केस किस में आते हैं, मध्य में आते हैं। और जबकि ये ऊपरी छोर और निचली छोर, ठीक है, ऊपरी और निचले छोर, इनको बोला गया है। तो यहाँ पर केसेस बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो केसों की जो संख्या है वो सर्वाधिक मध्य में है, इसीलिए जो वक्र है वो यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, इस प्रकार घंटे के आकार का हो गया है। और यहाँ पर किनारों पर इसमें केस आधार रेखा के नज़दीक जा रहा है। ठीक है, तो यही बात बताई गई है कि जो प्रसामान्य वक्र होता है वो क्या होता है, इसके मध्य में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं और बहुत कम केसेस इसके मापनी के ऊपरी छोर और निचली छोर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि इसको क्या कहते हैं, जिसमें से बहुत सारे केसेस मापनी के मध्य में होते हैं, बहुत कम केसेस मापनी के ऊपरी छोर और निचली छोर में पाए जाते हैं। इस तरह के वक्र को गॉसियन कर्व, ठीक है, गॉसियन कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, गॉसियन महोदय ने की थी, इसलिए इसको गॉसियन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको बेल शेप्ड यानी कि घंटे की आकार का वक्र भी कहा जाता है। आपने देखा, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इसका आकार कैसे होता है, कि इसका आकार घंटे के आकार का होता है, ऐसे जैसे बना हुआ है तो इसमें ऐसे बना होता है। ठीक है, तो इस वक्र में जो ये जो इस हिस्सा है, ये घंटे के आकार को दर्शा रहा है यहाँ पे, तो इसको वक्र बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। इसको गॉसियन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसको गॉसियन महोदय ने खोजा था। इसका विचार किसने दिया था, गॉसियन महोदय ने दिया था। और इसका जो आकृति है वो घंटे के समान होती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रसामान्य वक्र क्या होता है। यह वह वक्र है जिसमें बहुत सारे केसेस मापनी के मध्य में होते हैं और बहुत सारे कर्व जो हमारे केसेस हैं वो ऊपरी और निचली छोरों में होते हैं, लेकिन वो मध्य की अपेक्षा कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसको गॉसियन कर्व के नाम से भी जाना जाता है और बेल शेप्ड कर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति घंटे के आकार की होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या है इसकी विशेषताएँ, क्या हैं गॉसियन कर्व की। तो जो पहली विशेषता है वो ये है कि एनपीसी सममित या सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इसका बायां भाग दाएं भाग के बराबर होता है। जैसे अभी हमने इसमें बताया आपको कि इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, तो इसका जो बायां हिस्सा है, इधर का हिस्सा है, वो बायां भाग दाएं भाग के बराबर होगा। ठीक है, और इसका ये मध्य बिंदु हो गया, तो यानी कि बायां और दायां, ये बायां और दायां हिस्सा इसका बराबर है। देखो, ठीक, इधर का कि आप ये जो मिडिल लाइन है, इसकी मिडिल लाइन के इस तरफ और इस तरफ का हिस्सा दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये इसमें यही बताया गया है कि जो एनपीसी है वो सिमेट्रिकल होता है, इसका बायां भाग दाएं भाग के बराबर होता है। ठीक, दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, एकल बहुलकी होता है, एकल बहुलांकी होता है तथा बहुलक मध्य में स्थित होता है। ठीक है, तो जो गॉसियन कर्व है ये, ठीक है, इसके मध्य में इसका बहुलक स्थित होता है। ठीक है, ये दूसरे बिंदु में से बताया गया कि जो गॉसियन कर्व है इसके मध्य में बहुलक होता है, ये एकल बहुलकी होता है। ठीक है, तीसरा जो बात बताई गई है इसमें महत्वपूर्ण है वो, उसमें कहा गया है कि माध्य, माध्यिका तथा बहुलक एक ही होते हैं। इसमें क्या होता है, जो माध्य होता है और माध्यिका होती है, यानी कि मीन मीडियन और मोड। ठीक है, मीन मीडियन और मोड तीनों ही एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इस बिंदु पर तीनों होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, ये तीनों ट्रिपल एम इसके सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीसरा बिंदु हो गया इसका।
अब चौथे बिंदु पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। चौथे बिंदु पे कहा गया है ये अनंत स्पर्शी होता है, अर्थात आधार रेखा को कभी स्पर्श नहीं करता है। यानी कि जो ये बना होता है कर्व, ठीक है, जैसे ये कर्व है तो जो इसका जो आधार बिंदु है ये तो इसका मध्य हो गया, लेकिन जो ये इधर वाला जो पोर्शन है और इधर वाला पोर्शन है ये इस आधार रेखा को कभी भी टच नहीं करते हैं, ठीक है। ये अनंत स्पर्शी यानी कि इसी प्रकार से ये बहुत दूर तक चला जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये आधार रेखा से कभी भी टच नहीं करेगा, कभी भी उसको स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, अनंत स्पर्शी कहा जाता है। और जो पांचवा बिंदु है वो क्या है कि मध्यमान की उच्च कोटि का मान, मध्यमान की उच्च कोटि का मान, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों एक ही सेंटर पे यहाँ पे स्थित होते हैं। इसको हमने 0 मान लिया, जैसे यहाँ पे स्थित होता है तो इसका जो मान है, ठीक है, इसका जो मान है मध्यमान का वो क्या होता है 0.3989 ये होता है, ठीक है। तो इसकी उच्च कोटि का मान क्या होता है 0.3989 यानी कि मिडिल में जो यहाँ पे जो मान होगा उसका जो मतलब कि आंकिक रूप से अगर हम उसको व्यक्त करना चाहें तो उसका मान कितना है 0.3989, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या बताया गया है। ये देखो चित्र के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक। तो चित्र के माध्यम से देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये कर्व है और मिडिल में 0.3989 इसका मान दिया हुआ है। मध्यमान का जो सबसे उच्च कोटि का मान है वो 0.3989 है। और यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस माइनस के आधार पे +1 -1 +1, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे सिग्मा -2 है, सिग्मा +3 है, सिग्मा -3 है, सिग्मा +4 है, सिग्मा -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ जो बन रही है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इनके मान पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, इनका मान क्या होता है। सिग्मा +-1 के बीच में कितना मान है तो 68.26 इसका मान आता है। 68.26 केसेस सिग्मा 1 +-1 के मध्य में इसमें पाए जाते हैं। 68.26% जो हमारे जो केसेस हैं वो सिग्मा +-1 के मध्य में पाए जाते हैं। और जो +-2 के मध्य में अगर हम देखें कि कितने केसेस होते हैं तो यहाँ पे 95.44 ये 95.44 केसेस +-2 सिग्मा के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। अब +-3 सिग्मा के मध्य में कितने केसेस हैं ये देख लेते हैं। तो +-3 के मध्य में है हमारा 99.73 केसेस हमारे +-3 सिग्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं। और +-4 जो हमारा सिग्मा है इसके अंतर्गत जो केसेस है वो 99.97% केसेस इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु है इसमें सबसे ज़्यादा सघनता है केसेस की और यहीं पर मीन मीडियन मोड भी इसका स्थित होता है। इसका उच्च कोटि का मान होता है 0.3989, ठीक है। इसके अलावा और क्या है बताया गया है आगे वीडियो में देखते हैं। तो एनपीसी का जो मान है, ठीक है, वो एनपीसी का जो विषमता गुणांक होता है, ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। विषमता गुणांक कितना होता है 0 होता है, ठीक है। जबकि जो वक्रता गुणांक है, जो वक्रता गुणांक है वो कितना होता है 0.263, ठीक है, कितना होता है 0.263 इसका वक्रता गुणांक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसका विषमता गुणांक भी पूछ लेते हैं कि एनपीसी का विषमता गुणांक क्या होगा तो 0 होता है और इसका वक्रता गुणांक क्या होता है 0.263 होता है। और इसके उच्च कोटि का मान, मध्यमान के उच्च कोटि का मान कितना होता है 0.3989। ये पूछना जरूरी है, एग्जाम में जरूर याद रखना, इसको पूछा जाता है कि +-1 सिग्मा के मध्य में कितने केसेस आते हैं तो 68.26% केसेस आते हैं। ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा है हमारा +-2 सिग्मा के मध्य में कितने केसेस आते हैं तो 95.44 केसेस आते हैं। और +-3 सिग्मा के मध्य में कितने केसेस आते हैं तो 99.73% केसेस आते हैं। और +-4 सिग्मा के मध्य कितने केसेस आते हैं 99.97% केसेस आते हैं, ठीक है। तो जो इसकी उच्च कोटि का मान है वो 0.3989 होता है मध्यमान की उच्च कोटि का मान। ये सारी चीज़ें बताई गई इसमें। और साथ में इसमें ये भी हमको याद रखना चाहिए कि इसका मीन मीडियन मोड एक ही होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ये एकल बहुलकी होता है, सिमेट्रिकल होता है यानी कि दायां भाग बाएं भाग के बराबर होता है, अनंत स्पर्शी होता है। इसका जो आधार बिंदु है उससे इसकी जो ऊपर की जो रेखाएं हैं वो उससे कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो बहुलक है
ठीक है, वो मध्य में स्थित होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो गॉसियन महोदय ने की थी। ठीक है, और इसकी आकृति घंटे के आकार की होती है, इसलिए इसको बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। ठीक, घंटे के आकार की का कर्व भी या वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रसामान्य वक्र से संबंधित जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।